हेलो डियर स्टूडेंट, ब्लैक बुक रिवीजन में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का वीडियो बन गया है लेकिन वो आपको अपलोड नहीं हो पाया अभी। तो आपका जो भी टेस्ट होगा नेक्स्ट डे, उसके पहले आपको रैपिड फायर रिवीजन टाइप पूरा मिल जाएगा। ये एनसीईआरटी का निचोड़ है, एक्सट्रैक्ट है एक तरह से ब्लैक बुक रिवीजन। जैसे आप पूरा एनसीईआरटी मान लीजिए पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी लाइनें होती हैं जो मान लीजिए क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। तो इसमें क्या है, इसमें जितनी लाइन है वो रामबाण है, मतलब इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। और इसमें भी जो कुछ अगर एनसीईआरटी से एक्सप्लेन करने लायक है या ऐड करने लायक है तो वो मैं बताता चलूँगा, ऐड करूँगा। आप लोग एकदम अच्छे से देखिए, पढ़िए, कम समय में पूरा ये रिवीजन होगा। और यही कोशिश किया जाएगी कि क्वेश्चन जो भी फ्रेम होते हैं इसके रिलेटेड वो बताते हुए निकलते हैं आगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी का 12 सेकंड का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इससे इसका वेटेज जो है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो क्यों ना थोड़ा सा पढ़ लिया जाए अच्छे से। आइए देखते हैं। जब पहले आप इंट्रोडक्शन देखते हैं, पहले इंट्रोडक्शन लिखा है, फिर प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट लिखा है। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट मतलब पॉलन ग्रेन, मेल गैमेटोफाइट पढ़ेंगे, पॉलन ग्रेन क्या होता है, उसके बारे में कैसे स्ट्रक्चर बनता है, कैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, यानी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखेंगे। फिर इसी तरह उसी प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट में फीमेल का देखेंगे, यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसी होती है। फिर एक्चुअली फर्टिलाइजेशन देखेंगे, यानी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, डबल फर्टिलाइजेशन वो देखेंगे। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट देखेंगे, एम्ब्रियो कैसे बनता है, जाइगोट में फ्रूट एंड सीड क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट देखेंगे। बस और 1-2 टॉपिक है, अपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, मतलब पूरा चैप्टर बस इतना ही है। इंट्रोडक्शन, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, देन डबल फर्टिलाइजेशन, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट एंड देन अपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी। बस इतना पढ़ लिया, पूरा खत्म चैप्टर। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में जो 2-3 पॉइंट लिखा वो मैं बोल देता हूँ। जैसे उसमें आप पढ़ते हैं तो आप ये लिखता है कि क्या आर वी नॉट लकी दैट एंजियोस्पर्म आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। तो जाहिर सी बात है वी आर लकी अबाउट दैट। तो आप वो ये बताना चाहते हैं एनसीईआरटी में कि आप फ्लावर को देखते हैं तो आप सेल्फिशनेस की नज़र से मत देखिए, मतलब कि जैसे उसे सेंट मिलता है, आपको अट्रैक्ट करता है, बहुत सारी चीज़ें जो फ्लावर की प्रॉपर्टी है वो लेकिन फ्लावर का जो सबसे एक खास प्रॉपर्टी है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज नहीं होगी, फ्रूट सीड ये सब नहीं मिल पाएगा। तो एक बात और लिखता है, फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड एम्ब्रियोलॉजिकली मार्वेल एंड द साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसके अंतर्गत जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो है फ्लावर। तो फ्लावर कैसा है, कंडेंस सूट है इन विच रिप्रोडक्शन टेक प्लेस, ये प्रॉपर्टी फ्लावर की है। और फ्लावर को आप बहुत समय से यूज़ करते आए हैं अपने बहुत सारे फीलिंग को शो करने के लिए। आप प्यार भी करते हैं तो भी फ्लावर, कोई मर जाता है तब भी फ्लावर, भगवान को अर्पित करते हैं तो भी फ्लावर। तो बहुत सारे यूज़ हैं फ्लावर के, तो वो चीज़ें लिखी है, बहुत ज़्यादा बस ऐसे पढ़ के निकल लेना है थ्रोली। अब आगे देखते हैं। एक बात आप चौंक जाएंगे, मैं अगर ये कहूँ कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जहाँ ऑल लगता है, ओनली लगता है, वहाँ थोड़ा सा हम लोग देखने लगता है। अगर स्टेटमेंट बन के आएगा तो ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बात लिखी है। एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन जब पढ़ेंगे तो ऊपर से 6वीं लाइन यही लिखा हुआ है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब ये मत सोचना कि गलत लाइन लिखे, क्योंकि जो एनसीईआरटी में लिखा है एनटीए वही मानेगा। तो ये पढ़िएगा, ये आपकी मेंशन हुआ है इसमें लाइन, ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक। अब हम लोग एक रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट लिखा है, तो एक टिपिकल फ्लावर, एक फ्लावर बना लेते हैं, उसमें देख लेते हैं कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो आइए देखते हैं। डायग्राम बहुत खूबसूरत तो नहीं बनेगा पर काम चलाओ बन जाएगा। थोड़ा सा ये क्या है, पिस्टिल, पूरा पोर्शन पिस्टिल यानी गाइनोसियम है। ठीक है। ये है आपका स्टिग्मा, ये है आपकी जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है फ्लावर, यहाँ पे आके पॉलन ग्रेन गिरते हैं वो स्टिग्मा होता है। ये जो पार्ट होता है वो स्टाइल होता है, और ये बेसल पार्ट होता है ओवरी, ये फीमेल पार्ट दिखा है। अब मान लीजिए फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल है, तो उसमें मेल पार्ट भी दिखा देते हैं। ये हो गया आपका, क्या दिखाया गया, ये मान लेते हैं एंथर है, क्या है, एंथर, बाइलोब्ड एंथर है। ठीक। इसी में पेटल लगा होगा,
पेटल दैट अट्रैक्ट पॉलिनेटर, ये पेटल हुआ। ग्रीन कलर का सेपल होगा जो क्या करता है, सेपल बड कंडीशन में फ्लावर को बचाता है, ग्रीन कलर का होता है। और ये क्या है, दिस इज सेपल, दिस इज योर पेटल, दिस इज एंड्रोसियम यानी स्टेमेन है। वर्ल ऑफ स्टेमेन को एंड्रोसियम कहते हैं, इसी तरह वर्ल ऑफ कॉर्पेल को गाइनोसियम कहते हैं। ये आपका स्टेमेन है, इसमें दो पार्ट होंगे, फिलामेंट एंड एंथर। अभी बताता हूँ सब कुछ, परेशान नहीं होना, एक बार देख लेते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये सेपल हो गया, पेटल, ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी यानी पूरा गाइनोसियम, ये एंड्रोसियम, ये आपका सेपल पेटल, ये डंठल स्टाक ऑफ फ्लावर इज नोन एज अ पेडिसिल। क्या कहते हैं, पेडिसिल कहते हैं इसे, ये पेडिसिल है। ठीक, यहाँ पे किसी किसी फ्लावर में ब्रैक्ट भी पाई जाती है, क्या कलरफुल ब्रैक्ट भी पाई जाती है। तो याद रखिए पेडिसिल क्या होती है, स्टाक ऑफ द फ्लावर। सेपल क्या होता है, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है जो फ्लावर को बड कंडीशन में बचाता है। पेटल, व्हाट इज पेटल, पेटल क्या करते हैं, दीज आर कलरफुल दैट अट्रैक्ट द पॉलिनेटर। पॉलिनेटर नहीं आएंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगा, आगे का प्रोसेस रुक जाएगा। अभी आप पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पेटल ये काम करता है, कलरफुल होता है। एंड दिस इज गाइनोसियम, तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, व्हाट इज स्टिग्मा, स्टिग्मा एक्ट एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन, यहीं आके पॉलन ग्रेन गिरता है, फिर पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब के थ्रू पूरा आगे का फर्टिलाइजेशन वो पढ़ाएंगे आगे। ठीक है, फिर स्टाइल क्या होती है, कनेक्टिंग पार्ट बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी जो होती है वो स्टाइल होती है। ठीक है, ओवरी, बेसल बल्ज पार्ट ओवरी होता है, ओवरी के अंदर ही ओवेरियन कैविटी में लोक्यूल में प्लेसेंटा पाया जाता है। क्या, प्लेसेंटा पाया जाता है जो कनेक्ट रहता है ओव्यूल के थ्रू, मतलब प्लेसेंटा कनेक्ट करता है ओव्यूल को, यहाँ पे ओव्यूल पाया जाएगा, ओवरी के अंदर ओव्यूल। तो देखिए थोड़ा सा गचपच डायग्राम है, रिवीजन टाइप का है तो जल्दी जल्दी देखेंगे ना। ठीक है, हाँ, सेपल, कैलिक्स, बहुत सारे कैलिक्स मिलके जो यूनिट बनाते हैं, बहुत सारे कैलिक्स, सेपल, उल्टा बोल दिया आप, सेपल बहुत सारे यूनिट जो है सेपल की मिलके कैलिक्स बनाती है, और बहुत सारे पेटल की यूनिट जो मिलती है वो कोरोला बनाती है। ऐसे पेपर में आके तो फंसेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा सेपल क्या होता है, बहुत सारे सेपल मिलके जो यूनिट बनाते हैं उसे कैलिक्स कहते हैं, बहुत सारे पेटल मिलके जो बनाते हैं वो कोरोला कहते हैं। कैलिक्स को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे के से करते हैं ना, तो वो तो याद हो। अभी आगे इसकी बातचीत करते हैं। ठीक है, देखिए जो एंड्रोसियम गाइनोसियम होता है वो आपका नेसेसरी वर्ल है, और सेपल पेटल ये एक्सेसरी वर्ल है। वाई नेसेसरी वर्ल, एंड्रोसियम गाइनोसियम को हम लोग एंड्रोसियम गाइनोसियम नेसेसरी वर्ल क्यों कहते हैं, नेसेसरी वर्ल इसलिए कहते हैं कि दिस टेक पार्ट इन फ्लावरिंग, जो रिप्रोडक्शन में एक्चुअली पार्टिसिपेट करेंगे तो एंड्रोसियम गाइनोसियम ही फ्लावरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और एक्सेसरी वर्ल ये हेल्प करते हैं, सेपल पेटल हेल्प करते हैं। जैसे पेटल हेल्प क्या करता है, कलरफुल होता है तो ये पॉलिनेटर को इंटरेक्ट करता है तो इससे पॉलिनेशन होता है। तो ये आपके एक्सेसरी वर्ल हैं, वो नेसेसरी वर्ल है। ठीक है, बस यही था। एक आप देख लीजिए डायग्राम, काट देते हैं। तो इसमें पढ़िए क्या लिखा हुआ है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, एंड्रोसियम वर्ल ऑफ स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं, गाइनोसियम वर्ल ऑफ कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कहते हैं। भी बताया एंड्रोसियम गाइनोसियम क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट में आते हैं। स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन क्या होता है। ठीक है, किसी भी टिपिकल स्टेमेन में दो पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर। क्या होता है, फिलामेंट एंड एंथर। बना लेते हैं। ठीक, ये मान लेते हैं, ये क्या है आपका फिलामेंट है, फिलामेंट है। ये है आपका बाइलोड एंथर। क्या है, एंथर। एक्चुअली जो फर्टाइल पार्ट होता है वो एंथर ही होता है। क्या, बाइलोड फर्टाइल पार्ट जो होता है वो एंथर होता है। ठीक है, कैसा होता है, ये बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड होता है। अगर एक लोब को काट के देखते हैं तो दो थीका दिखाई देता है, इसलिए बाइलोब्ड डाईथीकस कहते हैं, दैट इज टू थीका, डाईथीकस, डाईथीकस। एंड जब इसको देखते हैं काट के तो सर्कुलर आउटलाइन में दिख रहा है, यानी चार साइड होते हैं। ये टेट्रागोनल होता है, फोर साइडेड की वजह से इसे टेट्रागोनल भी कहते हैं, टेट्रागोनल। ठीक, काट के देखते हैं सर्कुलर आउटलाइन में तो ऐसा कुछ दिखाई देता है। और पर्टिकुलर
साइड में यहाँ पे सर्कुलर आउटलाइन दिखेगा आपको, तो यहाँ पे ये दिखेगा पोलन सैक, जिसके अंदर बहुत सारे पोलन होंगे। ठीक है, 3-4 वॉल लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपटम। अभी वो आगे बताता हूँ, ये बस समझ लीजिए कि यहाँ पे इसकी बात किया गया है कि माइक्रोस्पोरेंजियम 2 पार्ट होता है टिपिकल स्टेमेन के, फिलामेंट और एंथर। तो ये फिलामेंट हो गया, जो फर्टाइल पार्ट होता है, ये क्या ही कह रहे हो, ये फिलामेंट हो गया। ठीक है, और ये एंथर हो गया आपका। ठीक है, चले ये देखिए, एंथर इज 4 साइडेड टेट्रागोनल बताया था। डाइथिकस, जब हम एक लोब को काट के देखते हैं तो 2 लोब दिखाई देता है, इसलिए डाइथिकस कहते हैं। 4 साइडेड होते हैं इसलिए टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। देखिए, सराउंडेड बाय द 4 वॉल लेयर, अभी बताया 4 वॉल लेयर होती है। कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। ठीक है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ऑल द 3 लेयर वर्क एज अ प्रोटेक्टिव यूनिट। ये प्रोटेक्शन का काम करती है एंड डेहिसेंस के में भी हेल्प करते हैं। डेहिसेंस, व्हाट इज डेहिसेंस? जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये डिहाइड्रेट होता है, सूख जाता है तो प्रेशर बढ़ता है तो बस्ट कर जाता है, जिससे पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं। तो रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम दिस इज नोन एज डेहिसेंस। तो डेहिसेंस में कौन हेल्प करता है? ऑल दीज 3 लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर। लास्ट वाली जो होती है, इसका क्या काम होता है? टेपिटम। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन नरिशमेंट का काम करती है। क्या ये टेपिटम के बारे में 2-3 पॉइंट याद रखिए। इनर मोस्ट होती है, क्या इनर मोस्ट होगी, हेल्प इन नरिशमेंट, और इसका साइटोप्लाज्म डेंस होगा, मोर देन 1 न्यूक्लियस होगा, इसलिए इसे मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं। इनर मोस्ट, ठीक, हेल्प इन नरिशमेंट, और 2 पॉइंट आपको याद रखना है, डेंस साइटोप्लाज्म एंड मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। बस ये याद रखिएगा। इसमें देखते हैं आगे लिखा हुआ है कुछ। एंथर वाल 4 बता ही दिया। टेपिटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म, ये लिखा हुआ है डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली है मोर देन 1 न्यूक्लियस, यानी पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन लिखा हुआ है, पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन। ठीक, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर साथ में लिखा होना चाहिए। माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पोलन मदर सेल, पीएमसी से माइक्रोस्पोर का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। जेनेसिस वर्ड कहीं भी लगा हो, एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो का बनना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर का बनना, मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर का बनना। किससे? अब माइक्रोस्पोर किससे बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, पीएमसी। ठीक है, उसे कहते हैं आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसी तरह जब डेफिनेशन वाइज लिखेंगे आप, अभी आगे इधर पढ़ेंगे फीमेल वाला पार्ट, तो उसमें मेगास्पोरोजेनेसिस लिखा है। तो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी, वो कहलाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो जेनेसिस वर्ड कहीं भी लगा, उसका मतलब होता है फॉर्मेशन, बस दैट्स ऑल। माइक्रोस्पोर, पोलन ग्रेन फॉर्म्ड एज अ टेट्राड। अब माइक्रोस्पोर जो बना, फीमेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन, अब ये आपका गैमिट तैयार हो गया। पहले स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, फिर इवेंट पढ़ा कैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुई, फिर उसके बाद ये आपका पोलन ग्रेन तैयार हो गया। अब व्हाट इज पोलन ग्रेन, अब ये पढ़ते हैं हम लोग। पोलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इसका साइज याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है और आया हुआ भी है। जनरली स्फेरिकल होते हैं पोलन ग्रेन, स्फेरिकल होंगे। कितना डायमीटर होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर, ये लिखा हुआ है डायमीटर। यहाँ पे यूनिट देख लेना, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, इस तरह फंसाने की कोशिश करेगा तो 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। डायमीटर में इट इज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल। इसमें 2 वॉल लेयर होती हैं, जैसे मैं बनाऊँ, अगर ये है 4 साइडेड आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ है, इन लार्ज व्यू ऑफ पोलन ग्रेन बना हुआ है, तो वहाँ पे ये चीज़ बना हुआ है। तो वहाँ पे इसकी जो इनर लेयर होती है 2 लेयर से बना होता है। अगर मान लेते हैं ये इनर लेयर है इंटाइन, तो इसके बाहर वाली लेयर होती है एक्साइन। क्या? इंटाइन, एक्साइन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोलन ग्रेन की 2 वॉल लेयर पाई जाती हैं, बाहर वाली को कहते हैं एक्साइन, ठीक है, जो स्पोरोपोलिन की बनी होती है, और ये होती है इंटाइन, जो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। इंटाइन, इनर, इन नाम बता रहा है, इन मतलब अंदर, यानी अंदर वाली लेयर इंटाइन, एक्स मतलब बाहर, यानी बाहर वाली लेयर एक्साइन। इसकी बनी होगी स्पोरोपोलिन की। स्पोरोपोलिन के बारे में एक चीज़ खास याद रखना, स्पोरोपोलिन ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको अभी तक कोई एसिड, कोई एल्कली, कोई टेम्परेचर, पीएच मतलब गला ही नहीं सकता। नो कैन डिग्रेड इट, साफ साफ एनसीईआरटी लिखती है कि नो एंजाइम एवर डिस्कवर्ड दैट कैन डिग्रेड द स्पोरोपोलिन ऑफ इसका पोलन ग्रेन की स्पोरोपोलिन, यानी एक्साइन को कोई डिग्रेड नहीं कर सकता। इसीलिए आप देखते हैं कि जो फॉसिलाइजेशन होता है, यानी फॉसिल में बहुत सारे हजारों साल ये पड़े रहते हैं विदाउट डैमेज।
देखिए लिखा हुआ है हार्ड आउटर कवरिंग एक्साइन कहलाती है, जो बनी होती स्पोरोपोलिन विच ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, वही बात बताया, विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग एसिड अल्कली सब नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलिन इज डिस्कवर्ड सो फॉर पोलन ग्रेन एक्साइन हैज अ प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्मपोर, जर्मपोर वेयर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपकी इनर वॉल लेयर होती है इंटाइन वो तो कंटिन्यूअस होती है, लेकिन आपकी ये एक्साइन जो होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है, थोड़ी एक जगह छूटी रहती है। वाई? यहाँ पे जर्मपोर पाया जाता है, वहाँ पे जर्मपोर में एक्साइन नहीं होगा। अगर जर्मपोर में एक्साइन हो जाएगा तो इतना रेजिस्टेंट और ये मटेरियल होता है वो पानी और हवा को जाने नहीं देगा, तो जर्मपोर पे नहीं पाया जाएगा। जर्मपोर का फंक्शन क्या होता है, बहुत सारे मॉइस्चर और एयर वाटर को खींचता है, सीड को जिंदा रखना है ना, तो उसके लिए ये जरूरी होता है, तो जर्मपोर पाया जाता है इस पर, ठीक है। तो वहाँ पे जर्मपोर में ये एब्सेंट होगी कौन, एक्साइन, और जो इनर वॉल लेयर होती है इंटाइन वो कंटिन्यूअस होती है। इनर वॉल लेयर इंटाइन किसकी बने, सेलुलोज और पेक्टिन की, ये कंटिन्यूअस होती है। अब देखते हैं पोलन ग्रेन आर विथ वेल प्रिजर्व फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, यही केमिकल की वजह से ये पूरा प्रिजर्व किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अभी स्पोरोपोलिन को डिग्रेड करने वाला कोई एंजाइम और कोई एसिड डिस्कवर्ड ही नहीं हुआ। द एग्जाइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन, बहुत सारे पैटर्न और डिजाइन के होते हैं। इनर वॉल लेयर पोलन ग्रेन मैंने बताया इंटाइन कहलाती है, कंटिन्यूअस होती है, कहीं भी ब्रेक नहीं होगी, और किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की। तो बस एक डायग्राम ये देख लेना, इनर वॉल लेयर इंटाइन, आउटर लेयर कहलाती है एक्साइन, नाम से ही बता रहा है, इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर, वो तो याद हो गया। अब याद रखना एक्साइन जो होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है, कहाँ डिसकंटिन्यूअस, जर्मपोर में, वहाँ नहीं पाया जाता। बाकी इंटाइन कंटिन्यूअस होती है। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसको आज तक कोई भी ऐसा एसिड और अल्कली नहीं हुआ जो डिग्रेड कर सके, नो टेम्परेचर नो एसिड नो अल्कली, मतलब डिग्रेड ही नहीं कर सकता। इसीलिए देखा गया कि तो हजारों साल ये पड़े रहते हैं। इट कैन विथ स्टैंड विथ थाउजेंड्स ऑफ ईयर विदाउट डैमेज, यानी फॉसिलाइजेशन में हेल्प कौन करता है, ये स्पोरोपोलिन यानी एक्साइन। ठीक, ये बात खत्म हो गई। बस अब आइए देखते हैं आगे, इसका काम खत्म। व्हेन पोलन ग्रेन मैच्योर कंटेन 2 सेल वेजिटेटिव सेल, हाँ जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है उसमें 2 सेल पाए जाते हैं। क्या? मान लेते हैं ये पोलन ग्रेन है, तो ये होगा आपका जनरेटिव सेल और पूरा बड़ा सा पाया जाता है, इसका एसिमेट्रिक स्पिंडल शेप न्यूक्लियस होता है, ये आपका जनरेटिव सेल होगा। तो ये बड़ा सा वेजिटेटिव सेल होगा। वेजिटेटिव सेल मतलब फूड प्रोवाइड करता है, जनरेटिव सेल डिवाइड करके आगे रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तो वेजिटेटिव से बिगर होता है, लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है। स्मॉल जनरेटिव सेल कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, फ्लोट करते हैं साइटोप्लाज्म में। ये कैसा होता है, स्मॉल फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। भाई जाहिर सी बात है जो छोटा होगा वही तो तैरेगा, ठीक है। तो जनरेटिव सेल स्मॉल होता है, वेजिटेटिव लार्ज होता है, ये फूड प्रोवाइड करता है, ठीक। तो 2 सेल बता दिए, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म मोस्टली डाइकॉट, पोलन ग्रेन सेट एट 2 सेल्ड स्टेज। 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन सेट होता है 2 सेल्ड स्टेज में। तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि बाकी का 40% का क्या हुआ। एक्चुअली क्या होता है, बाकी 40% स्पीसीज में एंजियोस्पर्म के जो ये पोलन ग्रेन सेट होता है वो 3 सेल्ड स्टेज में होता है। कैसे? आपका जो ये जनरेटिव सेल है ये माइटोटिकली फिर से डिवाइड कर जाता है। क्या? मान लेते हैं ये जनरेटिव सेल है तो माइटोटिकली फिर से डिवाइड करके ये 3 सेल में बना देगा। ये 2 आपके ये सेल हो गए और एक ये वेजिटेटिव सेल, तो 3 सेल्ड स्टेज में। तो लेकिन आपको याद रखना मोस्ट ऑफ द पूछेगा या 60% पूछेगा, ज़्यादा मेजॉरिटी किसकी होती है, 2 सेल्ड स्टेज में सेट करने के लिए, 1 जनरेटिव एंड 1 वेजिटेटिव सेल। लेकिन कुछ में 3 सेल्ड स्टेज होता है 40% में। तो कैसे होता है, यही आपकी जनरेटिव सेल डिवाइड करके 3 सेल्ड स्टेज बना देती है। समझ गए? अब बहुत सारे अच्छे पॉइंट हैं पोलन ग्रेन के, तो कुछ खास, कुछ थोड़ा बहुत तो नेगेटिविटी होगी। पोलन ग्रेन में एक्चुअली क्या होता है, इसमें पोलन एलर्जी होती है, पोलन, इससे पोलन एलर्जी हो जाती है। जैसे पार्थेनियम एक पढ़ेंगे, पार्थेनियम कैरेट ग्रास, इसको कैसे लाया गया, इसे कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं, पार्थेनियम कैरेट ग्रास भी कहते हैं। इसको भारत में लाया गया था इम्पोर्टेड वीट के साथ। देखिए जब कोई चीज़ हम यहाँ से भेजते हैं अपने देश से बाहर तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं, कोई चीज़ हम विदेश से मंगाते हैं तो इंपोर्ट कहते हैं। तो गेहूँ मंगाया गया था, इंपोर्ट कराया गया था, उसके साथ अब ये पता नहीं था कि कंटामिनेशन हो गया है। किसका कंटामिनेशन? इसी का, पार्थेनियम कैरेट ग्रास का, ठीक है। तो उसकी वजह से ये भारत पे आ गया। अब ये क्या कराता है, ये पोलन एलर्जी करा देता है। बहुत सारे जिनमें एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सारी प्रॉब्लम उनमें दिखने लगती है। देखिए आगे लिखा होगा, पार्थेनियम कैरेट ग्रास कांग्रेस केम कंटामिनेटेड विथ इंपोर्टेड वीट एंड काज द पोलन एलर्जी। पोलन ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट, जाहिर सी बात है रिच इन न्यूट्रिएंट होता है, इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज में इसके टेबलेट और सिरप भी बनाए जाते हैं, ये बात लिखी है। इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्स
इनको देखिए एथलीट्स को परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, जो रेस के घोड़े होते हैं उनको बढ़ाने के लिए पोलन कैप्सूल और पोलन सिरप यूज कराते थे। इन सम ऑफ द सीरियल सच एज राइस एंड व्हीट पोलन ग्रेन वायबिलिटी की बात करते हैं। व्हाट इज वायबिलिटी? द एबिलिटी टू सर्वाइव एंड जर्मिनेट, वायबिलिटी कहलाती है। जैसे वायबिलिटी अगर है तो वो उसके अंदर क्षमता है, वो अपना फंक्शनल रोल करेगा, यानी जर्मिनेट कर सकता है। यानी अगर वायबिलिटी ऑफ सीड है तो सीड ग्रो करेगी, वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन है तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करेगा और बाकी का फर्दर प्रोसीजर आगे होगा, जैसे पोलन ट्यूब कैरी होगी, फिर उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, डबल फर्टिलाइजेशन, वो आगे बताएंगे। तो वायबिलिटी का सीधा सा मतलब है एबिलिटी टू सर्वाइव एंड कैन प्ले द फंक्शनल रोल, जो भी उसका फंक्शनल रोल हो वो कर सके। तो अगर वायबल है तभी तो आगे का प्रोसीजर बढ़ेगा। तो कुछ सीरियल्स जो अनाज वाले फसल हैं उनमें देखा गया कि वायबिलिटी बहुत कम होती है, कम से कम 30 मिनट। देखते हैं लिखा है वायबिलिटी कितनी है, 30 मिनट है। किसमें? सीरियल्स में। कौन सीरियल्स? व्हीट, राइस में देखा गया, गेहूं और चावल भाई ये फसल हैं, इसमें इनका पोलन ग्रेन कैसा होता है, 30 मिनट वायबल रहता है। बाकी कुछ रोजेसी फैमिली, लेगुमिनेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली में वायबिलिटी इनकी मंथ तक रहती है। तो कह सकते हैं मिनट से लेके मंथ तक इनकी वायबिलिटी हो सकती है। पोलन ग्रेन की वायबिलिटी क्या होती है ये बताया। अब देखिए रोजेसी फैमिली में रोज़ वगैरह है, लेगुमिनेसी फैमिली में लेग्यूम दलहन वाली जितने फसलें हैं वो लेगुमिनेसी हैं। सोलेनेसी में आप पढ़ते होंगे, सोलेनेसी फैमिली पूरा एग्जाम्पल पढ़े हैं। जितनी चोखा वाली फैमिली है, जो चोखा हम जो भी यूज करेंगे, जैसे आप बैगन यूज़ करते हैं, आलू, टमाटर, मिर्च, और साथ में मेडिसिनल में अश्वगंधा और ये है, और एक ऑर्नामेंटल भी है पिट्यूनिया। तो ये एग्जाम्पल हो गया। मॉर्फोलॉजी पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा एग्जाम्पल लटाएंगे आपको, ठीक। ये हो गया आपका वायबिलिटी। तो याद रखिएगा वायबिलिटी 30 मिनट होती है सीरियल की, व्हीट, राइस की, और मंथ तक हो सकती है, सिवरल मंथ तक हो सकती है। किसमें? रोजेसी, लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी, ठीक। बस तैयार हो गया। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? इसका डिसएडवांटेज देखे, यानी ये ब्रोंकाइटिस वगैरह करा सकता है, ठीक है, यानी पोलन एलर्जी करा सकता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है जब पोलन टेबलेट एंड सिरप एथलीट और रेस हॉर्स की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। फिर इसके बाद देखा हमने कि इनकी वायबिलिटी कितनी होती है, तो इनकी वायबिलिटी अलग अलग हो सकती है अलग अलग स्पीसीज़ में, ठीक है। हाँ, पोलन ग्रेन मान लीजिए अगर तुरंत यूज नहीं हुआ तो अगर उसको बचा के नहीं रखेंगे तो फर्दर यूज करना है तो कैसे संभव हो पाएगा? तो उसके लिए एक टेक्निक है जिसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। कोई भी चीज़ अगर लो टेम्परेचर में प्रिजर्व कराई जाती है तो उसे क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो मतलब लो टेम्परेचर, ठीक है। किसमें कराते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, मतलब माइनस में, समझ रहे हो, बहुत ठंडा। इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पोलन इन लार्ज नंबर फॉर सिवरल ईयर। लिक्विड नाइट्रोजन में रख दीजिए -196 डिग्री सेल्सियस में, तो क्या कहलाता है? क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। अब देखिए स्ट्रक्चर एंड इवेंट में मेल का कंप्लीट हुआ है। स्ट्रक्चर एंड इवेंट में अब आते हैं फीमेल पार्ट, यानी पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड ओव्यूल, एम्ब्रियोसाइक, ये सब पढ़ेंगे। पिस्टिल 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, अभी बताया था, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये आपका स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। ओवरी के अंदर होगा ओवेरियन कैविटी जिसे लोक्यूल कहते हैं, इसी में पड़ा होगा प्लेसेंटा, ठीक। व्हाट इज स्टिग्मा? लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। व्हाट इज स्टाइल? कनेक्टिंग लिंक विद सिलेंडर पार्ट दैट कनेक्ट द स्टिग्मा एंड द ओवरी। व्हाट इज ओवरी? बेसल पार्ट, बल्ज पार्ट जो होता है वो ओवरी कहलाती है, जिसके अंदर ओवेरियन कैविटी, लोक्यूल में ओव्यूल होता है। ओवरी पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर में बदल जाएगी तो बनाएगी, ओवरी से बनता है फ्रूट और ओव्यूल से बनता है सीड एंड ओवरी बॉल से बनता है फ्रूट सीड की कवरिंग, पेरिकार्प, ठीक है। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इन्वेंट में पढ़ेंगे। बस इतना जानिए स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी क्या होती है। पिस्टिल के कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं जो बताया गया, और क्या क्या काम है वो भी बता दिया। आगे पढ़िए। पिस्टिल 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। डायग्राम में देख लिए। पेपर व पॉपी प्लांट में होता है मल्टी कार्पेलरी। हाँ देखिए, अगर एक कार्पेल प्रेजेंट है तो मोनो कार्पेलरी, अगर मोर देन वन है तो मल्टी कार्पेलरी। फिर 2 कंडीशन होती है, या तो वो फ्यूज हो सकते हैं या तो वो फ्री रह सकते हैं। फ्यूज है तो सिन कार्पस, सिन मतलब फ्यूजन, कार्पस मतलब कार्पेल, दैट इज पिस्टिल, सिन कार्पस। अब एपो कार्पस क्या होता है? एपो मतलब फ्री होता है, अगर फ्री है तो एपो कार्पस है। तो यही कहना चाह रहा है कि पेपावर जो पोपी प्लांट होता है उनकी मल्टी कार्पेलरी, यानी मोर देन 1 कार्पेल तो होगा, लेकिन साथ में फ्यूज भी होगा। जैसे डायग्राम आपने देखते तो उसमें बनाया हुआ है पूरा एकदम फ्यूज दिखाया गया है ऐसे, ठीक है। और जो उसको दिखाया माइकेलिया को फ्री दिखाया गया है, ठीक है। मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस होगी,
और माइकेलिया में चंपा, वही चंपा चमेली वाला माइकेलिया, उसमें क्या मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस यानी फ्री पिस्टिल पाई जाएगी। प्लेसेंटा, प्लेसेंट्रा नहीं प्लेसेंटा, ठीक, इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी बियर ओवल, बताया था ओवेरियन कैविटी, ओवरी के अंदर लोक्यूल पाया जाएगा जिसमें प्लेसेंटा के थ्रू ओवल कनेक्ट होगा। नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी में बी 1, ओवरी के अंदर ओव्यूल एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर 1 है तो किसमें, वीट, पैडी एंड मैंगो में मेनी है, पपाया, वाटर मेलन एंड ऑर्किड में, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल इसका मेगा स्पोरोजेनेसिस, अभी बताया था यार। जेनेसिस का मतलब होता है बनना, किससे बनना है नाम बता रहा है, मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी मेगा स्पोर का बनना फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। और उधर क्या पढ़ा था अभी, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस यानी माइक्रो स्पोर का बनना। बस काहे रटते रहे, तो नाम से ही पकड़ो, उसी में आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। ओव्यूल सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल एमएमसी से माइक्रोपाइलर रीजन में बनाएगा न्यूक्लियस, मेयोटिक डिवीजन होगी, 4 मेगा स्पोर बनेंगे। 4 मेगा स्पोर बनते तो हैं लेकिन 3 डी जनरेट होते हैं, यानी 1 फंक्शनल होता है, इसीलिए इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। आगे देखिए, 1 ऑफ द मेगा स्पोर फंक्शनल, 3 डी जनरेट, यहाँ पे लिखिए 3 डी जनरेट हो जाते हैं, और फिर जो उससे बनता है वो इम्ब्रियोसैक, जिसे फंक्शनल वाले से इम्ब्रियोसैक बनता है। तो फीमेल गैमिटोफाइट जिसे आप इम्ब्रियोसैक कहते हैं, अच्छा मेल गैमिटोफाइट लिखा होगा तो क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन को कहते हैं, फीमेल गैमिटोफाइट इम्ब्रियोसैक को कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्यों मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि भैया 4 थे, 3 डिजनरेट हो गए, नहीं सिंगल मेगा स्पोर से फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रियो फ्रॉम सिंगल मेगा स्पोर इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। यानी कैसा होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस, 7 सेल होंगी और 8 न्यूक्लियस होगा। अभी स्ट्रक्चर देखेंगे, ये याद रखिए कि एंजियोस्पर्म में जो डेवलपमेंट होता है वो मोनोस्पोरिक, ठीक, मोनोस्पोरिक एंड 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है। बेहद इंपॉर्टेंट है, कुछ भी भूल जाना इसे मत भूलना। ये नीट 2021 में भी आया, हजारों कई बार आ चुका है, जितनी बार पेपर लगाएंगे बहुत बार मिलेगा। व्हाट इज पॉलिनेशन, आइए पढ़ते हैं व्हाट इज पॉलिनेशन। ठीक, एक्चुअली देखा गया जब कि आपके एंजियोस्पर्म में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों कैसे हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल वो चल फिर नहीं सकते, तो भगवान ने तरकीब सोची अगर ये चल फिर नहीं सकते तो इनका मीटिंग कैसे होगा, फ्यूज़न कैसे होगा, सिंगमी कैसी होगी। तब अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तो ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो जाएगा, यानी प्लांट तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। भाई जाहिर सी बात, रिप्रोडक्शन क्यों होता है, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, बना रहे तो उसके लिए क्या करना है, इनको तो मिलाना पड़ेगा। तो उसके लिए भगवान ने एक तरकीब सोची, वो तरकीब ही है आपकी पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन सेड फ्रॉम एंथर, कहाँ से झड़ेगा, एंथर से कहाँ जाएगा, टू द स्टिग्मा ऑफ द प्लांट फ्लावर। तो ये कहलाता है आपका पॉलिनेशन। आगे पढ़े, ट्रांसफर ऑफ पॉलन सेड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल, क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 3 प्रकार की होती है, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी, जीनोगैमी। अरे भैया ये बताइए, 3 टाइप तो बोल दिए फट से कि 3 टाइप होता है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, किसके आधार पर, सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन के आधार पर। याद रखना, यहाँ पर मेंशन नहीं है, लिख देता हूँ मैं। 3 टाइप के हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। जब किसी चीज़ को आप बांटते हैं, कैटेगराइज करते हैं, तो बताते हैं किसके आधार पर बांटा। कोई आदमी बड़ा है तो किसके आधार पर है, हाइट के आधार पर बड़ा है, पैसे के आधार पर बड़ा है, कि महानता के आधार पर बड़ा है, किसके, कुछ ना कुछ तो कैटेगराइज करने के लिए बेस चाहिए ना। तो सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का सोर्स कहाँ से है, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में यार, अपने से कुछ भी नहीं चल रहा है, ठीक है। सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन के आधार पर 3 प्रकार के हैं, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी, जीनोगैमी। ऑटोगैमी कब होती है, जब सेम फ्लावर सेम प्लांट से जब पॉलिनेशन हो तो उसे कहते हैं ऑटोगैमी, ठीक है। देखते हैं कैसे, थोड़ा सा फील लेते हैं, डायग्राम बनाएंगे। मान लेते हैं ये एक प्लांट है और इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर लगा हुआ है, कैसा, बाइसेक्सुअल फ्लावर, मेल फीमेल दोनों होंगे, ठीक। ये है आपका मेल पार्ट, वो बनाया फीमेल पार्ट। इसमें बहुत सारे होंगे और भी फ्लावर लगे होंगे। तो जब सेम प्लांट के सेम फ्लावर से पॉलिनेशन होता है तो उसे ऑटोगैमी कहते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ, यहाँ से पॉलन सेड होगा और यहाँ आके गिरेगा, बताया था स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है तो यहीं गिरेगा। तो सेम प्लांट के सेम फ्लावर
एक ही फ्लावर है ना, पौधा भी एक है और उसी फ्लावर के उसी से हो रहा है, तो सेम प्लांट सेम फ्लावर ऑटोगैमी। अगर यही चीज़ जिटेनोगैमी क्या होती है, एनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, तो एक हो गए फ्लावर अलग अलग होंगे। जैसे दूसरा डायग्राम देखते हैं, ये फीमेल पार्ट थोड़ा सही से बनाओ, ये है स्टेमन। अब यहाँ एक और फ्लावर होगा, अब क्या होता है कि इसके एंथर से, यानी प्लांट देखो सेम प्लांट पे भी सेम है, लेकिन फ्लावर क्या हो गया, ये फ्लावर से आया यहाँ पे, यानी फ्लावर दूसरा है और ये फ्लावर दूसरा है, तो डिफरेंट फ्लावर से हो रहा है, तो यानी ये जिटेनोगैमी हो गया। SPDF याद रखना, SPSF सेम प्लांट सेम फ्लावर, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, दिस इज ऑटोगैमी, दिस इज जिटेनोगैमी, ठीक है। और जीनोगैमी में क्या होगा, दो अलग अलग फ्लावर, दो अलग अलग प्लांट होंगे, यानी जैसे पपाया डेट पाम, इसमें मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल अलग होगा। मान लेते हैं ये मेल है, क्या है, ये मेल है, बहुत सारे इसमें लगे हुए हैं स्ट्रक्चर वर्ल्ड एंड्रोसियम के, ठीक है, मेल है, और इधर बना हुआ है फीमेल का फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ से उड़ के जब जाता है, यानी ये क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसे कहते हैं जीनोगैमी। यहाँ पे क्या है, प्लांट भी डिफरेंट है, डिफरेंट प्लांट, और फ्लावर भी डिफरेंट है, तो DPDF, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर जीनोगैमी, सेम प्लांट सेम फ्लावर ऑटोगैमी, सेम प्लांट डिफरेंट प्लांट आपकी जिटेनोगैमी। तो याद रखना। अब यहाँ देखो जिटेनोगैमी जो देखा गया आपका, ये सेकंड केस जिटेनोगैमी, इसमें पॉलिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई दूसरे फ्लावर से दूसरे में लाना है, तो दिस इज फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली अगर बात करेंगे तो एक ही पौधे का तो है यार, जेनेटिकली सिमिलर है, यानी जेनेटिकली दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड फंक्शनली दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन, बिकॉज पॉलिनेटिंग एजेंट यूज हो रहे हैं। जबकि इसमें देखा जाए तो फंक्शनली भी और जेनेटिकली दोनों क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जीनोगैमी। बस यही बात याद रखना। बस अब देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा है। 3 प्रकार था ऑटो विद इन द सेम फ्लावर, और अच्छा SPSF सेम प्लांट सेम फ्लावर याद रखो। जिटेनोगैमी एनदर फ्लावर सेम प्लांट, यानी सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, वही लिखा है। जीनोगैमी एनदर फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर, खत्म। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें 2 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, कुछ हमेशा खुले रहते हैं, कुछ हमेशा बंद रहते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, वॉयला ऑक्सैलिस एंड कमेलाइना, वॉक याद रखना, वॉक VOC, वॉयला ऑक्सैलिस कमेलाइना, इनमें 2 डिफरेंट टाइप के फ्लावर होते हैं एक ही प्लांट में। कुछ होते हैं जो खुले रहते हैं, वो कैस्मोगैमस कहलाते हैं, और जो हमेशा बंद रहते हैं वो क्या कहते हैं, क्लेस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है कैस्मोगैमस फ्लावर एंड दिस इज योर क्लेस्टोगैमस फ्लावर। तो कैस्मोगैमस मतलब ऑलवेज ओपन, क्लेस्टोगैमस मतलब ऑलवेज क्लोज। जिटेनोगैमी जो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन भी बता दिया, बिकॉज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन क्या करता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन करा देता है, जाहिर सी बात है। कंटिन्यूड, अगर आप भाई जेनेटिकली सिमिलर गैमीट ही आ रहे हैं तो बार बार कराने से क्या हो जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन से क्या होता है, यील्ड कम हो जाती है, बहुत सारे एक्यूमुलेशन ऑफ लीथल जीन, इसीलिए शादियां तो कराई जाती भाई, डिफरेंट रहे ताकि बेस्ट स्पीसीज बेस्ट प्रोजनी मिल सके। इसी को कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जब बार बार आप इनब्रीडिंग कराएंगे सेल्फ पॉलिनेशन। कैस्टर एंड मेज मोनोइसियस होते हैं प्लांट, प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जिटेनोगैमी। एक्चुअली क्या होता है, कैस्टर एंड मेज मोनोइसियस होते हैं, मेल थैलस और फीमेल थैलस, मेल थैलस फीमेल थैलस दोनों एक में होगा, यानी इसे मोनोइसियस कहिए, होमोथैलिक कहिए, बाइसेक्सुअल कहिए, कुछ भी कहिए, बताया था इसके पहले चैप्टर में। प्रिवेंट करता है ऑटोगैमी, ऑटोगैमी यानी सेम फ्लावर के सेम प्लांट पे तो नहीं होता, लेकिन जिटेनोगैमी के नहीं रोक पाता, क्योंकि अब बताओ दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर के एक ही प्लांट के अंदर है, तो ये वाले फ्लावर से दूसरे वाले फ्लावर में आ गया तो जिटेनोगैमी तो हो जाती है, लेकिन ऑटोगैमी रोक लग सकता है। पपाया जो आपके डायोसियस प्लांट होते हैं यानी हेट्रोथैलिक होते हैं, जिनमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट प्लांट में पाया जाता है, तो उनमें दोनों आप रोक सकते हैं, ऑटो एंड जिटेनोगैमी, ओनली जीनोगैमी पॉसिबल। तो एक याद रखना एक चीज़ कि जिसमें मोनोइसियस प्लांट होगा उसमें ऑटोगैमी रोक सकते, लेकिन जिटेनो नहीं। और जो आपके डायोसियस होंगे उसमें ऑटो और जिटेनो दोनों रोकी जा सकते हैं, यानी केवल जीनोगैमी होगी बस। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन,
यानी पॉलिनेशन कराने के लिए कुछ एजेंसीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एजेंसीज़ कौन कौन से होते हैं? एबायोटिक भी हो सकते हैं, बायोटिक भी हो सकते हैं। एबायोटिक, ए मतलब निगेटिव प्रीफिक्स, बायोस मतलब लाइफ, तो जहाँ लाइफ एब्सेंट वो एबायोटिक, बायोस मतलब लाइफ, तो जिसमें लाइफ होती है वो बायोटिक। तो एबायोटिक में 2 फैक्टर हैं, विंड है और वाटर है। और बायोटिक फैक्टर में बहुत सारे एनिमल हैं, बर्ड्स है, बी है, हनी बी है, बम्बल बी है, बटरफ्लाई है, और आपकी बैट है, चमगादड़ जिसे कहते हैं, और बहुत आर्बोरियल मैमल भी हैं जैसे लीमर, ये सब पढ़ते हैं। आगे देखते हैं। एबायोटिक में 2 एजेंसीज है, विंड एंड वाटर, ठीक है। और एनिमल में इंसेक्ट हैं, बी है, बटरफ्लाई, फ्लाई, बीटल, वास्प, आंट, मॉथ, बर्ड, सन बर्ड, हमिंग बर्ड एंड बर्ड्स। अभी ये बताया था, एग्जाम्पल हो गए। ये तो देख के बता दिए आपने कि इसमें प्राण हैं, जीवित हैं, इसलिए बायोटिक फैक्टर हुए, और ये विंड एंड वाटर एबायोटिक फैक्टर हुए। लेकिन एक चीज़ याद रखना, प्लांट जो होता है प्रेफर करता है पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट। अगर 2 में पूछा जाए, पूछिए बताए, स्टेटमेंट में पूछा जाए कि बताइए बायोटिक और एबायोटिक में कौन सा ज़्यादा प्रेफर करेगा प्लांट, तो आप ऑब्वियसली आंसर लगाएंगे मोस्ट ऑफ द प्लांट प्रेफर करेंगे बायोटिक। बायोटिक में सबसे ज़्यादा किस में से? तो बीज, हनी से सबसे ज़्यादा। और एबायोटिक इनमें कंपेयर, तो बायोटिक गया, बायोटिक में सबसे ज़्यादा किस में? बी में। और अगर पूछा जाए अगर एबायोटिक ही कराना चाहते हो तो उसमें विंड और वाटर में मोस्ट कॉमन किस में होगा? तो विंड में। एबायोटिक में मोस्ट कॉमन विंड एंड बायोटिक में मोस्ट कॉमन बीज। अगर दोनों की बात करें तो सबसे ज़्यादा बायोटिक को प्रेफर करेंगे। ये लाइन लिखा हुआ है, पढ़िएगा आप, ठीक है। विंड पॉलिनेशन इज मोर कॉमन इन ग्रासेस, यानी एस्ट्रेसी फैमिली, ग्रासेस वाली फैमिली में जो होते हैं उनमें मेज और ग्रास आता है, तो इनमें प्रेफर करते हैं आपके विंड पॉलिनेशन। एनिमोफिली, एनिमो रिलेटेड टू विंड, एनिमोमीटर, विंड को जो मेजर करने वाला एनिमोमीटर होता है, तो विंड से जो करेगा वो मेज और ग्रास होगा। और वाटर के थ्रू जो होता है वो हाइड्रिला, वेलेस्नेरिया और जूस्टेरा होता है। व्हाट इज, अब कैसे आप याद रखेंगे? नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट प्रेफर वाटर फॉर देयर पॉलिनेशन। अगर वो पौधा पानी में है तो जरूरी नहीं कि वो पानी से ही पॉलिनेशन कराएगा। कैसे? जैसे आप देखिए, अब जो पौधे वाटर से करेंगे पहले वो देख लेते हैं। तो याद रखने की ट्रिक है HVZ, क्या? HVZ, हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया एंड जूस्टेरा, ये किसके थ्रू होती है? वाटर के थ्रू। आप याद रखना, HVZ के अलावा कुछ भी दिया जाए तो वो वाटर के थ्रू नहीं, या तो विंड के थ्रू होगी या तो इंसेक्ट के थ्रू होगी, ठीक है। अब हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, जूस्टेरा में हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, तो इसलिए फ्रेश वाटर से होगा। फ्रेश वाटर ये लिखा हुआ है, फ्रेश वाटर। और ये आपके जूस्टेरा होगा जो मेरीन वाटर से, किसमें से? मेरीन वाटर से। मैरीन, जूस्टेरा इज अ मैरीन सी ग्रास, तो मैरीन वाटर में, जूस्टेरा फ्रेश वाटर से ये। अब यह एक चीज़ और याद रखना, जो आपकी वेलिस्नेरिया है उसमें ईपी हाइड्रोफिली पाई जाती है। ईपी हाइड्रोफिली का मतलब होता है कि पौधे जो है पानी की सतह में आएंगे और विंड और एयर, विंड के थ्रू, मतलब अब ये तो वाटर से करा रहे हैं आप, तो ये पानी की सतह में आएगा और वाटर करंट से बहता हुआ पॉलिन ग्रेन इसमें आएगा और यहाँ पॉलिनेशन हो जाएगा। नहीं, सरफेस पे हो रहा है ईपी हाइड्रोफिली। मतलब उसने डेफिनेशन वाइज ईपी हाइड्रोफिली एक्सप्लेन कर दिया, टर्म नहीं लिखा एनसीईआरटी ने ईपी हाइड्रोफिली, वो बता रहा हूँ मैं। और हाइपो हाइड्रोफिली, जैसे आपका वेलिस्नेरिया में हो गया ईपी, और जूस्टेरा में हाइपो हाइड्रोफिली होगा, यानी जो पॉलिन ग्रेन होंगे वाटर करंट के अंदर से आएंगे और अंदर इनका पॉलिनेशन कराएंगे, यानी हाइपो हाइड्रोफिली होगी। तो याद रखना, वेलिस्नेरिया ईपी हाइड्रोफिली एंड जूस्टेरा हाइपो हाइड्रोफिली। डेफिनेशन वाइज लिखा है और नाम भी लिखा है वेलिस्नेरिया। पूछ सकता है कि पता है वेलिस्नेरिया में डेफिनेशन वाइज पूछ दिया तो आप पकड़ना कि सरफेस से हो रहा है, यानी ईपी हाइड्रोफिली की बात चल रही है। डूब के हो रहा है, यानी बिलो द वाटर करंट हो रहा है, तो जूस्टेरा मरीन सी ग्रासेस, यानी उसमें हाइपो हाइड्रोफिली पाई जा रही है। ये डेफिनेशन पूरा लिखा हुआ है, इसलिए बताना जरूरी था, ठीक है। हाँ, याद रखना, हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया फ्रेश वाटर से होता है और जूस्टेरा जो होता है मरीन ग्रासेस। आप याद कैसे करेंगे? HVZ आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, HVZ रिएक्शन होती है, हेल-वोल्हार्ड-जेलेस्की रिएक्शन। व्हाट इज HVZ रिएक्शन? जब आप नेम रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं कि HVZ रिएक्शन क्या होती है। जब एलिफैटिक अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन ब्रोमीन या क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस कराते हैं, तो वो होती है आपकी हेल-वोल्हार्ड-जेलेस्की रिएक्शन। एक नेम रिएक्शन बता दी, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो आप निकाल लेंगे, ठीक है। मेज ग्रासेस आपका विंड से
ये वाटर का बता दिया पूरी कहानी, HBZ वहाँ से ये आया। और HBZ याद रहे हाइड्रिला वेलिस्नेरिया जूस्टेरा, यानी वाटर लिली जिसमें वाटर लगा है वो खत्म है, वाटर लिली और इसमें नहीं होता है, देखना अभी पढ़ते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट यूज बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन, अभी ऊपर ही बता दिया था। पॉलिनेशन बाई विंड, पॉलिनेशन बाई विंड इज मोर कॉमन एमंग एबायोटिक। एबायोटिक में मैंने बताया था विंड और वाटर दो है, तो कौन सा ज़्यादा? विंड पॉलिनेशन रिक्वायर दैट पॉलन ग्रेन, यार जाहिर सी बात है कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो विंड पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन लेके जाएगा। कैसा? पॉलन ग्रेन लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, तभी तो हवा में उड़ेगा यार, भारी होगा तो गिर जाएगा। जाहिर सी बात है नॉन स्टिकी, चिपके नहीं, अगर चिपकेगा तो हर जगह, यहाँ हवा उड़ाई वहाँ जाके चिपक गया तो पहुँचे नहीं डेस्टिनी, तो नॉन स्टिकी होना चाहिए। दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड करंट, जो विंड करंट ले जाएगा उनकी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, नहीं लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए। आगे बढ़िए। दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज स्टेमेन, हाँ जाहिर सी बात है स्टेमेन जो होता है वो वेल एक्सपोज होना चाहिए, बाहर एकदम खुला होना चाहिए, ताकि कोई भी अगर हवा थोड़ा सा भी पास हो कहीं से भी, तो अगर विंड के थ्रू आ रहा है तो पोलन ग्रेन वहाँ से चिपक जाए और आगे का प्रोसीजर कंटिन्यू हो सके। दैट द पोलन ग्रेन इजिली डिस्पर्स्ड इनटू द विंड करंट एंड लार्ज ऑफन फेदरी स्टिग्मा। एक सेकंड ऊपर करता हूँ। कट जा भाई, ये देखिए पॉलिनेशन बाय मोर कॉमन, वेल एक्सपोज स्टेमेन होना चाहिए, पोलन ग्रेन इजिली डिस्पर्स इनटू विंड करंट, लार्ज ऑफन फेदरी स्टिग्मा इजिली ट्रैप हो सके पोलन ग्रेन से। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर आर ऑफन सिंगल ओव्यूल, जनरली क्या होते हैं एक ओव्यूल होता है इन इज ओवरी एंड न्यूमरस ऑफ द फ्लावर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, पूरे फ्लावर मिलके क्या कहते हैं पैक हो जाते हैं, जिसे इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ये बात रही पॉलिनेशन बाय विंड। आगे बढ़िए। फैमिलियर एग्जांपल कॉर्न कॉब, जैसे भुट्टा देखते हैं आप, तो भुट्टा जब देखते हैं तो उसमें देखते होंगे वाइट कलर का बाल जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, एक्चुअली वो टेसल होता है, कॉर्न कॉब होता है, यही वेल एक्सपोज्ड होता है आपका। फैमिलियर एग्जांपल इज अ टेसल नथिंग बट द स्टिग्मा इन स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पॉलन ग्रेन, हवा में लहराते रहते हैं ताकि पॉलन ग्रेन आके गिर सके। विंड पॉलिनेशन क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, बताया था अभी बताया कि विंड पॉलिनेशन मोर कॉमन होता है ग्रासेस में। पॉलिनेशन बाय द वाटर, आप देखिए पढ़ते वही जो पढ़ाया था अभी, पॉलिनेशन बाय द विंड वही चीज़ इसमें लिखी होगी। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन द फ्लावरिंग प्लांट, लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनेरा, केवल 30 जेनेरा तक ही सीमित है, ज़्यादा वाटर से नहीं होता है, ठीक है। बताया था मोस्ट कॉमन विंड है, तो जाहिर सी बात है वाटर में कम होगा, वही लिखने के बाद क्या बार बार बोलने की ज़रूरत है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट प्रेफर करते हैं, इसे लिखा होगा मोनोकॉट लेना। सम एग्जांपल ऑफ वाटर पॉइंट HBZ हाइड्रिला वेलिस्नेरिया एंड जूस्टेरा बताया था विच ग्रो इन फ्रेश वाटर, देखो वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला लिख दिया, फ्रेश वाटर अभी लिखाया था। और सिवरल मरीन सीग्रा जूस्टेरा जो होती है वो कैसी होती है? मरीन होती है, नाम ही पता। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट, सब वाटर थोड़ी ना यूज़ करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द एक्वेटिक प्लांट जैसे वाटर हाइसिंथ, आइकॉर्निया क्रिस्पस की बात करें, वाटर लिली की बात करें, तो फ्लावर इमर्ज होते हैं एबव द लेवल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट एंड विंड एज अ मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट, जैसे कि मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट करते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये पानी की सतह है, तो इस पानी की सतह के बाहर आ जाएंगे और विंड के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू बाहर से पॉलिनेशन उड़ के आता है और इनमें पॉलिनेशन करा देता है। तो रहे हैं एक्वेटिक प्लांट है, लेकिन पॉलिनेशन किससे हो रहा है? विंड और इंसेक्ट से। तो इसीलिए कहा गया है कि नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर देयर पॉलिनेशन। कौन कौन सा याद रखना है? HBZ के अलावा कुछ भी पूछे, हाइड्रिला वेलिस्नेरिया जूस्टेरा में हाइड्रिला वेलिस्नेरिया कैसे होते हैं आपके फ्रेश वाटर, जूस्टेरा मरीन होता है, ठीक है। वेलिस्नेरिया में आपके कैसे ईपी हाइड्रोफिली, जूस्टेरा में हाइपो हाइड्रोफिली, ये याद रखना है, ठीक है। वाटर हाइसिन, वाटर लिली, द वाटर लिखा, देखो खेल रहे नाम से वाटर फंस जाओगे आप, देखोगे वाटर से मार दोगे, नहीं। फ्लावर इमर्ज होते हैं जैसे नॉर्मल, तो ये विंड से ही होगा। आगे बढ़ो। इन वेलिस्नेरिया फीमेल फ्लावर रीचेस द सरफेस ऑफ द वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक एंड फीमेल फ्लावर पॉलन ग्रेन आर रिलीज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ईपी हाइड्रोफिली की यही डेफिनेशन लिखी है वेलिस्नेरिया की, यही मैं कह रहा था अभी। दे आर कैरिड बाय द पैसिवली वाटर करंट पैसिवली थ्रू लाकी ईपी हाइड्रोफिली। अब हाइपो नहीं लिखा जूस्टेरा के बारे में, वो चीज़ एनसीईआरटी पढ़िए। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, ठीक है। अगर पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट देखना है तो आप इस समय सरसों की खेती जहाँ होती है, सरसों वगैरह देखिए, तो वहाँ पे बहुत सारे बीज, बम्बल भी दिखाई देते हैं। पढ़िए आगे। बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। जाहिर सी बात है, बताया था अगर प्लांट सबसे ज़्यादा बायोटिक यूज करते हैं, बायोटिक सबसे ज़्यादा किस है? बीज को।
मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर आर लार्ज, कैसे होंगे लार्ज, अबे मतलबी होता है ना जानवर, जो भी जिंदा प्राणी ये सब हैं, जिंदा तो पौधा भी होता है लेकिन वो उतना मतलबी नहीं होता जितने ये होते हैं, हम लोग होते हैं। अभी इनको क्या चाहिए, लार्ज हो, बड़ा हो, कलरफुल हो, सुगंधित हो, फ्रेगनेंट, कलरफुल अट्रैक्टिव हो, फ्रेगनेंट हो, सुगंधित हो, रिच इन नेक्टर, नेक्टर ही रिवार्ड होता है इसका, ठीक है। व्हेन द फ्लावर आर स्मॉल, छोटे होते हैं, नंबर ऑफ फ्लावर आर क्लस्टर्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, जब फ्लावर छोटा होता है तो उसमें बहुत सारी इन्फ्लोरेसेंस मिलकर क्लस्टर बना दे ताकि वो कॉन्स्पिक्यूअस हो जाए, स्पष्ट हो जाए, बड़ा हो जाए, ताकि पॉलिनेटिंग विजिटर उसे विजिट करें। अरे भाई दिखेगा नहीं, अनकॉन्स्पिक्यूअस होगा, यानी अस्पष्ट होगा तो दिखेगा नहीं, तो कोई कहे विजिट करेगा। एनिमल आर अट्रैक्टेड टू द फ्लावर बाय कलर एंड फ्रेगनेंस, कलर और फ्रेगनेंस से अट्रैक्ट होते हैं। कुछ और भी स्पीसीज हैं जो फाउल ऑर्डर से भी अट्रैक्ट होते हैं, आगे पढ़ते हैं। फ्लावर पॉलिनेटेड बाय द फ्लीज एंड बीटल फ्लाई सीक्रेट ऑर्डर, ये लिख ही दिया, जो फ्लीज और आपके जो फ्लीज और बीटल से होंगे उनमें फाउल ऑर्डर होगा, ठीक है। अट्रैक्टेड बाय दीज एनिमल टू सस्टेन एनिमल विजिट फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड फॉर द एनिमल, मतलब लगातार विजिट होती रहे, लगातार ये आते रहें और पॉलिनेशन कराते रहें, इसलिए उनको कुछ फीस चाहिए होता है, जिसे फ्लावर रिवॉर्ड कहते हैं। क्या होता है फ्लावर रिवॉर्ड, आपका नेक्टर होता है और पॉलन ग्रेन। अबे नेक्टर तो यूज कर लेते हैं, पॉलन ग्रेन को लेके जाते हैं, दोनों रिवॉर्ड में आएंगे। आगे बढ़िए। और जो लोग बिना काम किए मतलब कामचोर टाइप के होते हैं उन्हें नेक्टर रॉबर कहते हैं। इससे भी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज नेक्टर रॉबर। पॉलिनेशन तो नहीं कराएंगे लेकिन नेक्टर को चूज कर चले जाते हैं, उसे नेक्टर रॉबर कहते हैं। आगे बढ़िए। इन सम स्पीसीज फ्लावर रिवॉर्ड आर प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग। हाँ, अब कुछ और भी तरीका हो सकता है, जैसे कुछ स्पीसीज में फ्लावर जो है वो क्या कह रहते हैं, नेक्टर और इसके अलावा कहेंगे कि भैया फ्लावर आप हमें जगह दे दो अंडे देने के लिए और इसके बदले हम आपकी पॉलिनेशन करा देंगे। वही कंडीशन है अमार्फोफाइलस की। अमार्फोफाइलस क्या होता है, फ्लावर होता है लगभग 6 फीट का होता है, टालेस फ्लावर अमार्फोफाइलस, जिसमें क्या होता है इसको सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है ये पौधा, ताकि ये अंडे दे सके और इसके बदले इसमें पॉलिनेशन हो सके। सिमिलर ये एक प्रकार का सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द स्पीसीज मॉथ एंड युक्का में भी यही कंडीशन होती है। मॉथ भी अपना ले एक करता है, अंडा देता है, कहाँ, युक्का के प्लांट में, ठीक है। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है। मॉथ एंड प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। मॉथ और कह रहे हैं मॉथ और प्लांट दोनों एक दूसरे के बिना अपनी इस लाइफ को नहीं कंप्लीट कर। भाई जाहिर सी बात है, मॉथ अगर अंडे नहीं देगा तो इसकी कंटिन्यूटी स्पीसीज की नहीं होगी, और इसमें प्लांट में अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो भी ये बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए दोनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मॉथ डिपोजिट इनटू एग लोक्यूल ऑफ द ओवरी एंड फ्लावर इन द टर्न गेट पॉलिनेटेड बाय द मॉथ, वही बात लिखी है, ठीक है। आगे बढ़िए। लार्वी ऑफ द मॉथ कम आउट ऑफ द एग एंड सीड स्टार्ट डेवलपिंग। जब लार्वी अंडे दे के बाहर निकल जाते तो सीड डेवलपिंग करने लगता है, जाहिर सी बात है। द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल इज रिकॉग्नाइज पोलन पिस्टिल मेड इन केमिकल कंपोनेंट बाय पोलन इंटरेक्टिंग डोज ऑफ द पिस्टिल। क्या लिखना चाह रहा है, कह रहा है कि एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पोलन मेड बाय केमिकल कंपोनेंट। कुछ ऐसा केमिकल डायलॉग बाजी होती है जिसके थ्रू पिस्टिल ये समझ जाता है कि ये राइट टाइप का है तो आने देगा, फर्दर प्रोसीड करेगा, रॉन्ग टाइप होगा तो हटा देगा। पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन भी अच्छे से पढ़ेंगे आप। पोलन कैन फॉर्म पोलन ट्यूब विच कैरीज 2 मेल गैमिट। पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमिट होते हैं। पहला वाला मेल गैमिट एक से फर्टिलाइज करता है जिसे सिंग गैमी कहते हैं। दूसरा वाला सेंट्रल सेल में न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई पड़े उनसे करता है, 3 सेल बनते हैं जिसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, यानी डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर यही तो बात है। आपका एक सिंग गैमी होगा, एक ट्रिपल फ्यूजन होगा। आगे क्या क्या बनता है वो भी बताऊंगा, डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़ते हैं। आगे बढ़िए, तो याद रखिए 2 मेल गैमिट लेके आता है। ऑल दीज इवेंट फ्रॉम पोलन डिपोजिशन इनटू द स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब इंटर टू द रिफर्ड एज अ पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। मैंने बताया पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन कहते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन अचीव्ड बाय द इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक एंड अ मेजर अप्रोच फॉर द इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। देखिए अगर राइट टाइप रॉन्ग टाइप बहुत बार अगर इसमें सेम स्पीसीज से आता गया तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। उसके लिए हम लोग कुछ टेक्निक यूज करते हैं। क्या करते हैं, इमैस्कुलेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें मेल फीमेल दोनों पार्ट, तो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फोर्सेप, कैंचियों से या औजारों से जब एंथर को काट दिया जाता है फिर उसको बाइगिंग किया जाता है, यानी काटने तक को इमैस्कुलेशन किया जाता है। रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फोर्सेप इमैस्कुलेशन कहलाता है। काट दिया आपने, फिर ताकि कोई बाहर से कंटामिनेशन ना हो सके, कोई दूसरा पॉलन ना आ सके, उसके लिए बाइगिंग करिए। क्या करिए, बाइगिंग करिए। एक्चुअली बाइगिंग करने में बैग का इस्तेमाल करते हैं, जाहिर सी बात है करते हैं बैग का इस्तेमाल, लेकिन ये ऑर्डिनरी बैग नहीं होता, ये मेड अप ऑफ बटर कप पेपर का बना होता है।
आपके एनसीईआरटी में लिखा है, अगर यहाँ लिखा होगा तो पढ़ा दूंगा, नहीं तो देख लेना। इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग में हेल्प करता है एंड अ मेजर अप्रोचेस फॉर क्राफ्ट को इम्प्रूव, इस तरह का क्राफ्ट को इम्प्रूव करते हैं। बताया था कि अगर इन ब्रीडिंग हो जाएगा तो इन ब्रीडिंग से क्या होता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, जिसमें से ईल्ड घट जाती है और बहुत सारे लीथल जीन एक्यूमुलेट हो जाते हैं जो जेनेटिक्स में पढ़ते हैं आप। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म मोस्ट यूनिक इवेंट दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। पढ़ते हैं डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। पोलन ट्यूब इंटर थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिड, बनाते हैं डायग्राम। जी 3 एंटीपोडल पाए जा रहे हैं, यानी दिस इज योर चलाजा एंड, दिस इज योर माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड है, और इसमें पाया जाएगा 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड, ठीक है, एक एग सेल पाया जाएगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाएंगे, ठीक है, और इसी में सेलुलर थिकेनिंग होती है, चप्पल जैसा स्ट्रक्चर, जैसे किसी का पैर छूट गया है ऐसा सेलुलर थिकनिंग होती है जो पोलन ट्यूब को गाइड करेगी सिनर्जिड तक जाने के लिए। उसे फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आपकी क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस है। फिलीफॉर्म एपरेटस को मैंने बताया गाइड द पोलन ट्यूब टू इंटर इनटू द सिनर्जिड। फिलीफॉर्म ये क्या है, ये आपके 3 एंटीपोडल्स हैं, एंटीपोडल्स हैं, ये आपका सिनर्जिड है, ये आपका एग सेल है, ये एग सेल है, ठीक है, ये आपके पोलर न्यूक्लियाई हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। लेवलिंग समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। अगर राइट टाइप का पोलन ट्यूब है, यानी सेम स्पीसीज का है, राइट टाइप का है, तो उसको आगे प्रोसीड करने देगा थ्रू केमिकल डायलॉग बाजी। मतलब केमिकल, देखिए बारात वारात किसी दूसरे के घर की आ जाती तो आप लोग क्या एक्सेप्ट करते, नहीं भाई दूसरी जगह जाओ, तो इसी तरह ये भी करते हैं। तो ये किसके थ्रू करते हैं? केमिकल डायलॉग बाजी। बहुत सारे केमिकल सीक्रेट करता है, उसे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, तो कहता है अगर ये रॉन्ग टाइप का तो वहीं रोक देता है, ठीक, अगर राइट टाइप का तो आने देता है। तो अब यही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको फिर से देखेंगे। आपकी लेवलिंग समझ में आ गई आपको? बस अब देखते हैं, फिर से ही बना लेते हैं। अब एक्चुअली इवेंट होता क्या है, ये आपका माइक्रोपाइलर में ये बना है, ये एक सेल है, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, 3 आपके एंटीपोडल्स हैं। अब क्या होता है, जैसे मान लो स्टिग्मा में लैंड कर गया पोलन ग्रेन, राइट टाइप का पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन हुआ, उसको अंदर पोलन ट्यूब के थ्रू 2 मेल गैमिट आएंगे। अभी ऊपर पढ़ाया था 2 गैमिट होते हैं साथ में। अब ये गैमिट लेके आता है, पहला वाला इससे फ्यूज हो जाता है, किससे? इससे फ्यूज होता है। व्हाट इज दिस? एग सेल। वन ऑफ द मेल गैमिट फ्यूज विथ एग सेल, ये लेवलिंग बताया था, एग सेल होता है, तो इसे कहते हैं सिंगैमी। क्या कहते हैं? सिंगैमी। सिंगैमी कहते हैं फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द मेल गैमिट विथ एग सेल इज नोन एज अ सिंगैमी। सिंगैमी से जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। आगे जाइगोट डेवलप करेगा एम्ब्रियो में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इवेंट है, 1 सेकंड रुकिएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 थे ना, एक का क्या काम है? एक आता है और ये पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है। किससे? ये जो पोलर न्यूक्लियाई इनसे फ्यूज करता है, इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। नाम क्यों पड़ा ट्रिपल फ्यूजन? सोचने वाली बात है ना। फ्यूजन तो है, एक्चुअली कुछ मीट हो रहा है यानी फ्यूज हो रहा है तो फ्यूजन कहलाता है, लेकिन ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? एक्चुअली वन ऑफ द मेल गैमिट पास एक न्यूक्लियाई होगी और 2 न्यूक्लियाई इसके अंदर है, इसलिए मिलके 3 बनाए, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस हो गए, इसलिए ट्रिपल कहते हैं फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है? PEC बनता है, प्राइमरी इंडोस्पर्मस सेल। प्राइमरी इंडोस्पर्मस सेल आगे चल के बनाएगी आपकी इंडोस्पर्म। ये आगे चल के इंडोस्पर्म बनाता है और जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है। अब देखिए कुदरत का कितना खूबसूरत करिश्मा है कि इंडोस्पर्म बन जाता है एम्ब्रियो के बनने से पहले। क्यों? क्योंकि इंडोस्पर्म बनेगा तभी तो नरिशमेंट प्रोवाइड होगा एम्ब्रियो को। तो इंडोस्पर्म फॉर्मेशन हेल्प एंड प्रिसीड द एम्ब्रियो फॉर्मेशन। अब इंडोस्पर्म क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, इसीलिए इंडोस्पर्म बना। कैसे बना? इसलिए इसका नाम क्यों पड़ा? तो सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन मिला के कहते हैं सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन।
और बताया कि डबल फर्टिलाइजेशन इज अ यूनिक इवेंट ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट। डबल फर्टिलाइजेशन, इसी को सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, क्यों सिंगेमी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट एंड विथ एग सेल इज कॉल्ड सिंगेमी। फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, जाइगोट आगे एम्ब्रियो बनाता है। दूसरा वाला क्योंकि पोलन ट्यूब के अंदर 2 थे, दूसरा वाला आता है प्राइमरी, ये आपके पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ करता है। पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ करने के बाद इसमें क्या होता है कि 3 न्यूक्लियस हो जाते हैं, इसलिए ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। और क्या कहलाते हैं? इसे प्राइमरी इंडोस्पर्मस सेल बनाता है जो आगे चल के इंडोस्पर्म बनाता है। इंडोस्पर्म क्या करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो को। ये कहानी लपेटी गई पूरी एनसीईआरटी में। अब मैंने बता दिया डायग्रामेटिकली, अब लाइन पढ़ लेते हैं। डबल पोलन ट्यूब इंटर थ्रू द सिनर्जिड के थ्रू इंटर होता है, बताया था माइक्रोपाइलर एंड से। ठीक है, रिलीज ऑफ 2 पोलन ग्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड। 2 मेल गैमेट रिलीज होते हैं। ठीक, वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूज विथ न्यूक्लियस सिंगैमी कहलाता है। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। 2n जाइगोट 2n होता है। ठीक है, ये वाला तो ऐसा हो गया, इसलिए इसे सिंगैमी कहे। जाइगोट बनाया, जाइगोट आगे एम्ब्रियो बनेगा। अदर मेल गैमेट फ्यूज विथ पोलर न्यूक्लियाई, बताया था ट्रिपल फ्यूजन। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लॉइड पेन प्राइमरी इंडोस्पर्मस सेल, आगे चल के पीसी प्राइमरी इंडोस्पर्मस सेल में कन्वर्ट होगी, पेन बनाएगा। सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस, द फिनोमेना इज टर्म्ड एज अ डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक इवेंट टू द फ्लावरिंग प्लांट। वही बात लिखा है, पूरा एक्सप्लेन किया था मैंने। सेंट्रल सेल आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन बिकम पीईसी, यही तो पढ़ाया था अभी। पेन के बाद ये सेंट्रल सेल कन्वर्ट हो जाएगी पीईसी में, प्राइमरी इंडोस्पर्मस सेल में, एंड डेवलप इनटू इंडोस्पर्म व्हाइल द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो को भोजन प्रोवाइड करेगा कौन? इंडोस्पर्म। आगे बढ़िए, इंडोस्पर्म एंड द एम्ब्रियो। इंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो क्या होता है अभी बताया। इंडोस्पर्म फूड प्रोवाइड करता है, एम्ब्रियो जो बना सेल ऑफ ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म हैविंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड यूज फॉर न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। चिल्ला चिल्ला के 2 बार बताया यार कि एम्ब्रियो को भोजन प्रोवाइड करता है कौन? रिजर्व फूड मटेरियल के थ्रू इंडोस्पर्म। चलो आगे बढ़ो। कोकोनट वाटर इज अ फ्री न्यूक्लियर। जब कोकोनट वाटर आप नारियल पानी देखते हैं तो लिक्विड पोर्शन होता है, वो आपका क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है। और जो सेलुलर पार्ट यानी जो वाइट कर्नल होता है वो सेलुलर इंडोस्पर्म होता है। आगे बढ़ो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी। कोकोनट वाटर इज अ फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म सराउंडिंग बाय द वाइट कर्नल इज अ सेलुलर इंडोस्पर्म। बता दिया, यानी जो पानी होगा वो फ्री न्यूक्लियर होगा, जो वाइट वाला पोर्शन होगा जो खाते हैं आप वो क्या होता है? आपका सेलुलर होता है। जबकि नारियल में एडिबल क्या है? तो इंडोस्पर्म है, ये याद रखना। स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट एम्ब्रियोजेनी कहलाता है। व्हाट इज एम्ब्रियोजेनी? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोजेनी। डिफरेंट स्टेज होते हैं, सिमिलर टू बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट, दोनों में सिमिलर होते हैं अप टू ग्लोबुलर स्टेज तक, लेकिन ग्लोबुलर के बाद बदल जाती है आपके मोनोकॉट डाइकॉट में इसका डेवलपमेंट। जाइगोट मिलके पहले प्रो एम्ब्रियो बनाएगा, प्रो एम्ब्रियो पहले ग्लोबुलर शेप बनाएंगे, ग्लोबुलर फिर हार्ट शेप बनाएंगे, हार्ट शेप के बाद मैच्योर एम्ब्रियो, यानी यहाँ एरो। तो पहले जाइगोट, जाइगोट के बाद प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो के बाद आपका ग्लोबुलर, ग्लोबुलर शेप बनेगा, ग्लोबुलर शेप मिलके हार्ट शेप बनाएगा और हार्ट शेप फिर मैच्योर एम्ब्रियो बना देगा। इन ग्रासेस फैमिली कॉटलीडन को ही कहते हैं स्क्यूटेलम। क्या कहते हैं? स्क्यूटेलम। याद रखना, अभी डायग्राम बनाते हैं, इसे चिंता नहीं करिए। फ्रूट, सीड एंड फ्रूट। अब ये देखिए आप क्या आ गए हैं, ये इंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एलिमेंट पढ़ रहे हैं आप। प्री फर्टिलाइजेशन खत्म, डबल फर्टिलाइजेशन खत्म, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आ गए। अब इतना जल्दी यार थोड़ा सा रिवीजन कराने के पर्पज़ से ना, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें लिख के पढ़ा के मैं बता नहीं सकता, क्योंकि बताने को तो बहुत कुछ है। एक एक टॉपिक में फिर एक एक लेक्चर लग जाएंगे ना, तो रिवीजन करना है, फास्ट चीज़ों को देख लेना है, बस मेमोराइज हो जाए, याद हो जाए। पेपर में सॉल्व कराएंगे इसको तो वह फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो बने रहिए, देखते रहिए। सीड एंड फ्रूट। व्हाट इज सीड? देखिए, सीड फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीड कहलाता है। व्हाट इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? दैट इज कॉल्ड सीड। फ्रूट डेवलप फ्रॉम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये भी है, ये भी स्ट्रक्चर पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, यानी राइपेंड ओवरी, डेवलप्ड ओवरी फ्रूट कहलाती है, और डेवलप्ड ओव्यूल सीड कहलाता है, यानी फाइनल प्रोडक्ट हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सीड इज अ फाइनल प्रोडक्ट, वही बात लिखा है यार। इसे एनसीईआरटी आप 2-3 बार पढ़ लोगे ना तो ऐसे याद रहेगा। आगे क्या लिखने वाला है वो आप पहले बोल दोगे। सीड 2 प्रकार की होती है, एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस। किसके बेसिस पे? एम्ब्रियो खर्च हो चुका है, इंडोस्पर्म खर्च हो चुका है एम्ब्रियो के नरिशमेंट में कि बच गया है। ठीक, अभी बताया था कि इंडोस्पर्म यूज होता है एम्ब्रियो के ग्रोथ के लिए, ठीक है, उसके नरिशमेंट के लिए, तो वो
खर्च यूज पूरा एकदम ख़त्म कर दिया है, तो यानी नॉन एल्ब्यूमिनस है। इसी को एक्स एल्ब्यूमिनस भी कहते हैं, नॉन इंडोस्पर्मिक भी कहते हैं, कि एल्ब्यूमिनस है कि इंडोस्पर्मिक सीड है। तो अगर देखिए रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एट इज नॉट कम्प्लीटली यूज ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट द्वारा खर्च नहीं हुआ, बच गया एल्ब्यूमिनस। वीट एग्जांपल याद रखिए, वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर एंड सनफ्लावर। देखिए सनफ्लावर हटा दो, एनसीईआरटी में हटा दिया ना, एनसीईआरटी में, तो इसको हटा दो, ये याद रखो। वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर और पी ग्राउंड नट कैसे होते हैं, नॉन इंडोस्पर्म। इसकी ट्रिक क्या है, पबजी इज नो मोर। यहाँ पे एक एग्जांपल छूट गया, बीन भी होता है, बीन। पबजी इज नो मोर यानी इंडोस्पर्म इज आल्सो नो मोर, खर्च हो गया। पबजी, पी बीन ग्राउंड नट, पबजी इज नो मोर, इंडोस्पर्म इज आल्सो नो मोर, रटने के लिए पबजी याद रखना। देखिए मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट में, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट एक्सेप्शन होता है, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट में क्या होते हैं कि इंडोस्पर्म खर्च हो जाता है, यानी खर्च हो गया। तो नॉन एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस, नॉन इंडोस्पर्मिक कौन कौन से, पी आपका जाहिर सी बात है डाइकॉट है, फेबेसी फैमिली, ग्राउंड नट फेबेसी फैमिली, दलहन वाले, ये भी आपका इसमें भी खर्च हो गया। तो मोस्ट ऑफ द एग्जांपल कैसे हैं डाइकॉट के, लेकिन यही एक एक्सेप्शन होता है, कैस्टर डाइकॉट तो होता है लेकिन इसमें नॉन इंडोस्पर्मिक होता है, मतलब स्पर्म यूज हो जाता है पूरा, ठीक, सॉरी स्पर्म बचा रह जाता है, यानी एल्ब्यूमिनस होता है। और यहाँ पे एक एग्जांपल लिखिएगा, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट एल्ब्यूमिनस, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट नॉन एल्ब्यूमिनस। अब एक इंटरचेंज मार गया, इधर वाला इधर चला गया, इधर वाला इधर आ गया, यानी ऐसा कौन सा डाइकॉट है जो एल्ब्यूमिनस हो गया, तो कैस्टर। ऐसा कौन सा मोनोकॉट है जो नॉन एल्ब्यूमिनस हो गया, तो ऑर्किड। कैस्टर और ऑर्किड में बहुत फंसते हैं, याद रखना, ऑर्किड नॉन एंडोस्पर्मिक, कैस्टर एंडोस्पर्मिक। बस देखिए कुछ में न्यूसेलस परसिस्ट रह जाता है, न्यूसेलस। जब ओवल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, आउटर इंटोगमेंट, इनर इंटोगमेंट, यहाँ एम्ब्रियो है तो उसके सेल का पार्ट जो बीच वाला पोर्शन हो तो उसे न्यूसेलस कहते हैं ना। तो न्यूसेलस किसी किसी में बच जाता है, उसे परसिस्टेंट न्यूसेलस को पेरीस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरीस्पर्म। किस में पाया जाता है, बीबी, याद रखना, बी, ब्लैक पेपर और बीटल। बीबी के लिए कुछ बचा के नहीं रखोगे तो मार खाओगे। इसी तरह बीबी, सम सीड, ब्लैक पेपर एंड वाटर। कहाँ ये वाटर लिली कहाँ लिखा है, काटो इसे, वाटर लिली नहीं होगा, कैस्टर भी नहीं होगा। चलिए एनसीईआरटी के ब्लैक पेपर एंड बीट लिखिए, याद रखिए। सम सीड, ब्लैक पेपर एंड बीट, रिमिनेंट ऑफ न्यूसेलस, परसिस्टेंट कॉल्ड पेरीस्पर्म, आफ्टर मैच्योरेशन मेटाबॉलिक एक्टिविटी सीड स्लो डाउन, जिसे डोरमेंसी कहते हैं। सुप्तावस्था, सीड अगर जर्मिनेट नहीं हो रही तो सुप्त हो जाती है, यानी उसका वाटर मॉइस्चर कंटेंट 90 से बहुत बिलो हो जाता है, 10 से 15% होते हैं, यानी वो एबल है, यानी उसमें वाइबिलिटी है कि वो जर्मिनेट कर सके, इसलिए वो डोरमेंसी में चली गई है। अब सीड डोरमेंट हो सकती है, बहुत कुछ इसका टाइम पीरियड बहुत वेरिएबल होगा, कुछ में साल, कुछ में सैकड़ों साल, कुछ में हज़ारों साल। देखते हैं कौन कौन से। एक सीड हमें मिली लुपिनस आर्कटिकस की, एक्सकेवेटेड किया गया था आर्कटिक टुंड्रा से, द सीड जर्मिनेटेड फ्लावर, उसका रिकॉर्ड देखा गया 10,000 साल तक वो डोरमेंट थी, मतलब वो 10,000 साल उसकी वाइबिलिटी है, यानी 10,000 साल बाद भी प्रॉपर मॉइस्चर प्रॉपर वो पा जाएगी तो वो जर्मिनेट कर जाएगी, यानी 10,000 साल याद रखिएगा। लुपिनस आर्कटिकस सबसे मैक्सिमम 10,000 साल। एक रिकॉर्ड, रिसेंट रिकॉर्ड अभी का रिकॉर्ड है 2000 साल का, 2000 साल का रिकॉर्ड नहीं, मतलब 2000 साल इनकी वाइबिलिटी होती है, ठीक है। डेट पाम एंड फोनिक्स डैक्टिलीफेरा जिसे कहते हैं, कहाँ से खोजा गया था, नियर डेड सी, मृत सागर के पास, किंग हीरोइक पैलेस से के पास है, किंग हीरोइक पैलेस नियर डेड सी, मृत सागर से, वहाँ से खोजा गया था इसे, आपके डेट पाम फोनिक्स डैक्टिलीफेरा, इसमें मेंशन नहीं, एनसीईआरटी में लिखा है। अब देखिए ये वाइबिलिटी याद रखिएगा, 10,000 साल लुपिनस आर्कटिकस, 2000 साल डेट पाम, कहाँ से मिला नहीं पहुँचेगा। फ्रूट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सीड, अगर बहुत सारे फ्रूट के अंदर बहुत सारे सीड हैं तो ऐसे पौधे ऑर्किड हैं। कुछ पैरासिटिक स्पीसीज के भी पौधे हैं जिसे ओरा बैंकी और स्ट्राइगा कहते हैं, OS, ओरा बैंकी एंड स्ट्राइगा, OOS याद रखना, ऑर्किड, ओरा बैंकी, स्ट्राइगा, मेनी सीडेड प्लांट। अपोमिक्टिक सीड कहते हैं, व्हाट इज अपोमिक्सिस, पहले ये जान लो। फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड अपोमिक्सिस। कुछ स्पीसीज के मेंबरों ने ये तरकीब निकाली कि ये जो है अपोमिक्सिस कराया जाए। अपोमिक्सिस कराया जाए तो कौन कौन से सीड हैं, उन्होंने क्या बनाया, गुटबाजी बनाई और कहा कि AG, क्या AG हो गया,
कहाँ से खुल गया यार, खुल गया भाई। चलो क्या बता रहा था, अपोमिक्सिस कुछ ने गुटबाजी बनाई और कहा एजी अपोमिक्सिस करते हैं। क्या एजी एस्टेरेसी एंड ग्रासेस के जितने स्पीसीज थे उन्होंने अपोमिक्सिस करना स्वीकार किया, यानी सीड बनाना स्वीकार किया विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसे अपोमिक्सिस कहते हैं। कहाँ अपोमिक्टिक सीड के बारे में पढ़ रहे थे, तो याद रखना बेटा ए जी याद रखना, ए अपो एस्टेरेसी स्पीसीज एंड जी फॉर ग्रासेस ग्रेमिनी, तो ग्रासेस याद रखिए। अपोमिक्टिक सीड फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इफ द हाइब्रिड मेड बाय अपोमिक्सिस देयर इज अ नो कैरेक्टर फॉर्मर की ऑन द हाइब्रिड सीड फॉर द रेज टू न्यू क्रॉप। ठीक है, वो कहानी लिखी पढ़ लेना। सिट्रस और मैंगो में क्या होते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। क्या होती है, मोर देन वन एम्ब्रियो पॉली एम्ब्रियोनी कहलाती है, पढ़ लेना। सिट्रस मैंगो वन ऑफ द, ये देखो पॉली एम्ब्रियोनी लिखा है, वही चीज़। ओव्यूल मैच्योर होता है सीड में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इवेंट में बताया कि ये डेवलप होता है ओवल सीड में, ओवरी डेवलप होता है फ्रूट में, इसीलिए इसे डेवलप्ड ओवरी, राइपेंड ओवरी फ्रूट कहलाता है। फ्रूट दो प्रकार के हो सकते हैं, उनका टेस्टा जो बाहर की कवरिंग है वो फ्लेसी है कि ड्राई है, पेरिकार्प फ्लेसी है कि ड्राई है, उसके वजह से दो प्रकार, फ्लेसी फ्रूट, ड्राई फ्रूट। गुआवा ऑरेंज देखते हैं तो आपको फ्लेसी फ्लेसी दिखाई देता है, इसलिए गुआवा ऑरेंज मैंगो फ्लेसी फ्रूट। ड्राई फ्रूट ग्राउंड नट मूंगफली, अरे यार दबाने पे कट से कटे तो ड्राई, नहीं कटता तो फ्लेसी, बस। एप्पल स्ट्रॉबेरी कैसू में थैलमस आल्सो कंट्रीब्यूशन, देखिए कंट्रीब्यूशन किसका होना चाहिए, ओनली ओवरी का होना चाहिए, तो ट्रू फ्रूट है। अगर और पार्ट जैसे थैलमस वगैरह कंट्रीब्यूशन करते हैं तो फॉल्स फ्रूट होता है। फॉल्स फ्रूट में कौन कौन है, आपका एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, कैसू नट है, क्या है, और इसमें थैलमस कंट्रीब्यूट करता है जिसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं। सीएसए आप घूमने जाते हैं, कहाँ, सीएसए, उसी की ट्रिक है फॉल्स फ्रूट की, सीएसए। सीएसए याद रखना इसके फॉल्स फ्रूट के लिए, CSA, यानी दिस इज योर C फॉर कैशू, कैशू नट, S फॉर स्ट्रॉबेरी, A फॉर एप्पल, बस खत्म। ट्रू फ्रूट क्या होता है, फ्रूट डेवलप ओनली फ्रॉम ओवरी, बताया था ओनली फ्रॉम ओवरी, अदर देन ओवरी, अदर पार्ट कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो वो आपका फॉल्स फ्रूट है। पार्थेनोकार्पिक क्या होता है, पार्थेनो फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन के बिना फ्रूट बना तो पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस नहीं पार्थेनोकार्पी, पढ़ना फिर से, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस बताया था हनी बी और आपके टर्की बर्ड, उन सब में पाया जाता है, पार्थेनोजेनेसिस उसे कहती है। पार्थेनोकार्पी, कार्प मतलब फ्रूट, पार्थेनोकार्पी फ्रूट, फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, बनाना जनरली देखा गया है, बनाना और अंगूर ग्रेप्स में ये होता है। इसको पार्थेनोकार्पी कराने के लिए बहुत सारे हार्मोन का भी यूज़ करते हैं। अब देखिए एक चीज़ याद रखिए, बनाना और गुआवा दोनों में कॉमन चीज़ है कि इसमें सीड नहीं पाया जाता, यानी जो अपोमिक्सिस के आप पार्थेनोकार्पी के थ्रू बनाएंगे वो उनमें सीड नहीं होगी। तो पूछेगा क्वेश्चन आपको, कंसेप्चुअली घुमा के पूछता है, कहेगा बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्थेनोकार्पी इज वेस्टलेस फुटाइल प्रोसेस। तो आप याद रखिए कि अगर पार्थेनोकार्पी वेस्टफुल प्रोसेस कहा गया है तो जिसमें सीड एडिबल होगी, जिसमें सीड एडिबल होगी वहाँ पार्थेनोकार्पी मत कराइए। अरे यार सीड ही खाना है और उसी को एडिबल वही पार्थेनोकार्पी करे तो सीडलेस बन गया, सीडलेस बन गया तो सीड ही नहीं। जैसे आप एग्जांपल उठा लो पोमग्रेनेट, अनार, अनार आप क्या खाते हैं, सीड, सकुलेंट टेस्टा, ठीक है, सीड ही एडिबल पोर्शन होता है बबुआ, तो इसलिए इसमें पार्थेनोकार्पी नहीं कराना। पोमग्रेनेट में, अनार में पार्थेनोकार्पी प्रोड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड सच फ्रूट्स आर कॉल्ड सीड। हाँ ये देखो लिखा है, ऐसे फ्रूट सीडलेस होता है, हार्मोन यूज होता है, बताया था अभी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन नेक्स्ट टॉपिक है, ये देख लीजिए, ये आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन वहीं बता दिया। ये कुछ टर्म है, स्टाक का फ्लावर मैंने बताया था अभी, पेडिसिल कहलाता है, डंठलवा ऐसे बनाया था ना, ये पेडिसिल कहलाता है। स्टाक ऑफ लीफ को पेटियोल कहते हैं, पेटियोल फ्लटर करता है जो जिसमें लगा रहता है। स्टाक ऑफ स्टेमन को फिलामेंट कहेंगे, बताया था ना अभी, ये ऐसे स्ट्रक्चर बाइलोड बनाते हैं, ये फिलामेंट है, ये एंथर है, फर्टाइल पार्ट एंथर होता है, ये फिलामेंट होता है। स्टाक ऑफ स्टेमन फिलामेंट कहते हैं, स्टाक ऑफ ओव्यूल के डंठल को फ्यूनिकल कहते हैं, बस याद रख लेना। तो इट्स ऑल अबाउट योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अगर कुछ भी छूटा होगा तो आप एनसीईआरटी थरोली देखेंगे, जनरली कुछ छूटा नहीं है, बस थोड़ा सा क्या है, चीज़ों को बताया बहुत अच्छे से नहीं गया क्योंकि इतना कम टाइम में पूरा चैप्टर पढ़ाना है, जिसमें बहुत बड़ा चैप्टर है यार, इसमें तो काफ़ी टाइम लगता है, एक एक लेक्चर पढ़ाते हैं तो बहुत समय लगता है।
तो खैर कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए। और एक चीज़ याद रखिए, मतलब पढ़ना है, इस चीज़ को मान के रखना है, पढ़ना है, फोड़ना है नीट और MBBS सीट गवर्नमेंट चाहिए लेना है। तो यार थोड़ा सा जोश बनाए रखना, क्योंकि ठंडी है तो थोड़ा सा फ्लक्चुएट होती है स्टडी। देखो NCERT पढ़ो अच्छे से, लेक्चर देख सकते हो तो देख लो, ठीक है। क्वेश्चन वाला लेक्चर मत छोड़ा करो, क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन के थ्रू होती है, तो पूरी कॉन्सेप्ट में रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ, एक पोस्टमार्टम करने की कोशिश करता हूँ। तो क्वेश्चन वाला ज़रूर देखना, अगर ये संभव हो तो ये देख लो, पूरा थॉरली NCERT है, पूरा ख़त्म हो जाएगा ब्लैक बुक। इसी तरह जो चैप्टर आपका होने वाला रहेगा उसमें मैं पहले ही करा दिया करूँगा। थोड़ा बहुत अभी स्टार्टिंग है तो चीज़ें मिस मैनेज्ड हैं, धीरे धीरे हो जाएंगी। अब बस हम लोग का यही कहना है, बस पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं कल के पेपर डिस्कशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।